एक ऐसा केस आता है जब दो प्रोजेक्टाइल को एक ही पोजीशन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए, है ना। तो उसमें उनका रेंज में क्या रिलेशन होगा, उनका टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या रिलेशन होगा, ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो केस ये है व्हेन टू projectiles are projected from same point with same speed but at कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हुआ कि दोनों के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का जो सम होगा वो होना चाहिए 90 डिग्री या π/2 रेडियन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दो प्रोजेक्टाइल हमने फिगर में दिखाए हैं। तो इनमें से एक जो है उसका जो ट्रैजेक्टरी होगा ये कुछ ऐसा होगा, और जो दूसरा वाला है उसकी ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसी होगी, है ना। तो दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट और रेंज में क्या रिलेशन होगा ये हम लोग अभी पता करेंगे। ठीक है, तो पहले कंपेयर करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट्स को। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट्स को कंपेयर करना हो तो बारी बारी से दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। तो जो t1 होगा वो होना चाहिए 2u sin θ1/g, और जो दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल है उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u sin θ2/g। लेकिन चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर फेंके गए हैं तो θ2 को हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई g। तो ये हो जाएगा 2u sin π/2 माइनस θ1, ये हो जाता है cos θ1/g। ठीक, तो ये हो गया t1 और ये हो गया t2। अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए तो ये आ जाएगा tan θ1, है ना। इसको इससे डिवाइड कर दिया हमने। ठीक, तो यहाँ से 2u/g कैंसिल हो जाएगा और sin θ1/cos θ1 इज इक्वल टू tan θ1 हो जाएगा, और tan θ1 को हम लोग लिख सकते हैं π/2 माइनस θ2, तो इसको cot θ2 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट्स में ये एक रिलेशन आया। एक और रिलेशन आएगा अगर हम इन दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो उस केस में क्या होगा कि जो पहले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट था वो था 2u sin θ1/g इंटू दूसरे वाले के केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट था वो था 2u cos θ1/g, है ना। तो ये हो गया 2 इंटू u 2/g कर देते हैं, और ये हो जाएगा u स्क्वायर sin θ1 इंटू cos θ1, और यहाँ पर हम चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 इंटू 2 है, तो एक 2 यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा 2/g इंटू यू स्क्वायर, चूँकि यहाँ पर डबल g था तो एक g यहाँ भी आएगा, तो यू स्क्वायर और 2 sin θ1 cos θ1 को हम लोग लिख सकते हैं sin 2θ1 डिवाइडेड बाई g। ठीक है,
तो ये हो गया 2/g इंटू ये जो टर्म है ये एक्चुअली में रेंज R1 के इक्वल होगा, है ना, ये होगा R1 के इक्वल। तो यहाँ से लेकिन हम लोग आगे जाकर देखेंगे कि जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर दो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो उस केस में रेंजेस जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो T1 इज इक्वल टू T2, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2 इंटू रेंज बाई G, ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पर R क्या है, रेंज है, दोनों ही पोलेटाइल का रेंज इक्वल आता है। तो एक रिलेशन यहाँ से आया। फिर एक और रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं इनके मैक्सिमम हाइट को जो कंपेयर करेंगे। तो मैक्सिमम हाइट जो होगा पहले वाले का होगा H1 इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g, और दूसरे वाले पोलेटाइल का जो मैक्सिमम हाइट होगा वो होगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई 2g। तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2g। तो H2 जो होगा ये होगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। तो इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g। तो H1 और H2 का अगर रिलेशन निकालें तो इसमें है साइन स्क्वायर थीटा 1, इसमें है कॉस स्क्वायर थीटा 1, बाकी जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो H1 बाई H2 हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा 1, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज करें तो इसको कॉट स्क्वायर थीटा 2 भी लिखा जा सकता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे, कंपेयर करेंगे इनके रेंजेस को, हॉरिजॉन्टल रेंज को। तो R1 होगा U स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई G। उसी तरह से जो R2 है उसको लिखेंगे U स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 डिवाइडेड बाई G। तो U स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा 1 बाई G। U स्क्वायर साइन ये हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा 1 बाई G। U स्क्वायर साइन पाई माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा ही होता है। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा 1 बाई G। ये हो गया R2, और देखेंगे कि R1 भी इतना ही आया था, है ना। तो ये कह सकते हैं, सो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई G। ठीक है, तो इस तरह से रेंज जो है वो इक्वल आ गया। तो ये कहा जा सकता है कि जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, व्हेन two projectiles are projected at complementary angles, then ranges are equal while time of flights and maximum heights
आर डिफरेंट, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी यूज़ किया जाता है ना। सपोज करते हैं कि अगर कोई एनिमी है, जैसे मान लेते हैं पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में अगर सारे लोग पहले से ही इंतज़ाम करके बैठे हैं कि इंडिया कोई मिसाइल छोड़ेगा तो हम उससे बच जाएंगे, है ना। तो इंडिया से कम्प्लीमेंट्री एंगल पर 2 प्रोजेक्टाइल एक ही जगह से, 2 मिसाइल एक ही जगह से फायर किए गए, है ना। तो जब पहला गिरेगा तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट होगा। जब पहला गिरेगा तो चूंकि उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था तो वो बच जाएंगे। फिर वो जैसे ही हैप्पी मूड में आएंगे कि अब हम बच गए, तब तक जो है वो दूसरा वाला गिरेगा और वो फिर काफ़ी नुकसान करता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बारे में एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। वो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि रेंज और जो मैक्सिमम हाइट है उसका रेशियो हमें पता करना है, ठीक है। तो अगर देखें r/h का वैल्यू कितना आएगा, r को हम लोग लिखते हैं u² sin2θ/g और h को लिखते हैं u² sin²θ/g। तो देखेंगे बाई 2g। तो इसमें देखेंगे कि u² और u² कैंसिल, g और g कैंसिल। तो यहाँ बचेगा ऊपर sin2θ है, ऊपर बचेगा sin2θ की जगह पर लिखेंगे 2 sin θ इंटू cos θ, और नीचे जो है एक है sin²θ, और ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो इसमें से एक sin θ कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा 4 cot θ, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि h इज इक्वल टू या 4h इज इक्वल टू जो है r/ या r tan θ ऐसे लिखा जा सकता है ना। या यूं कहें तो r को हम लोग डायरेक्ट 4h cot θ भी लिख सकते हैं ना, 4h cot θ। तो एक तो ये फॉर्मूला है जो हमें याद रखना चाहिए, है ना। और दूसरा जो पॉइंट है कि इसमें हम लोग जो मैक्सिमम हाइट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालते हैं, है ना। जो प्रोजेक्टाइल है उसका पाथ पैराबोलिक होता है, तो पैराबोलिक होता है तो ऐसा पाथ फॉलो करता है ना। तो इसमें से ये जो पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है यहाँ से मैक्सिमम हाइट को मिलाएंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये होता है फाई। इसी एंगल का वैल्यू हमें पता करना है। तो ये तो मैक्सिमम हाइट हो गया h और ये होता है r/2, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फाई ऑफ मैक्सिमम हाइट और हाईएस्ट पॉइंट can be found by tan phi is equal to
h डिवाइडेड बाई r बाई 2 यानी कि 2h बाई r। तो tan फाई का वैल्यू आएगा 2 इंटू, आप देखेंगे कि h बाई r जो है ना, यहाँ से h बाई r निकालेंगे, r बाई h आया था 4 cot थीटा, तो h बाई r हो जाएगा 1 बाई 4 cot थीटा, है ना। ये हो जाएगा 1 बाई 4 cot थीटा यानी कि 1 बाई 2 इंटू tan थीटा। तो ये एक रिलेशन आ गया एंगल ऑफ इलिवेशन tan फाई और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा में। ठीक, ये भी रिलेशन हमें याद रखना चाहिए। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हमने जो है ग्राउंड टू ग्राउंड जो प्रोजेक्टाइल होता है उसकी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली। तो अब हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एक ऐसा प्रोजेक्टाइल दिया गया है जिसको कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ये 30 डिग्री दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। फाइंड मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, इसमें g का जो वैल्यू है वो हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक, तो आप देखेंगे कि इसके लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा बाई g। तो 2u का वैल्यू है 30 साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई g का वैल्यू हो गया 10, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 10 और 30 ये कैंसिल होगा, आएगा 3 और साइन 30 का वैल्यू 1 बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 और साइन 30 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 3 सेकेंड। ठीक, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u का वैल्यू है 30 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, है ना। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये टर्म आएगा 900 इंटू साइन 30 डिग्री 1 बाई 2 होता है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1 बाई 4 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 10। तो इसमें से देखेंगे कि एक ज़ीरो जो है वो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो ऊपर जो टर्म आएगा वो आएगा 90 और नीचे आएगा 8। ठीक, तो 45 बाई 4 मीटर कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ से हो जाएगा 45 बाई 4 मीटर। ठीक, उसके बाद पूछा गया है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है
उसको भी हम लोग यूज़ करेंगे अभी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो u है 30, तो 30 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 10। तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 इंटू ये साइन 60 डिग्री हो गया जो कि √3/2 होता है बाई 10। तो इसमें से एक ज़ीरो अगर कैंसिल कर दें, ये ज़ीरो कैंसिल, तो ये आएगा 45 √3 मीटर, है ना। तो जो रेंज है उसकी वैल्यू आ गई 45 √3 मीटर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हमें ऐसा ही एक प्रोजेक्टाइल दिया गया है जो कि 60 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है और उसका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है 100 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितने टाइम बाद जो प्रोजेक्टाइल है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर ट्रैवल कर रहा होगा। फाइंड द टाइम आफ्टर विच, और कह सकते हैं फाइंड द टाइम एट विच projectile is moving at angle 45 degree with horizontal। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए अगर हम इसकी ट्रेजेक्टरी देखें तो ट्रेजेक्टरी कुछ ऐसी होगी, है ना। तो किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी जो है वो x डायरेक्शन में होता है vx, है ना, और y डायरेक्शन में हम लोग मानते हैं vy, और ये एंगल 45 डिग्री कहा जा रहा है। तो ये है अल्फा, हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालना जानते हैं, है ना। तो tan अल्फा का जो वैल्यू होता है वो होता है vy/vx। यहाँ पर अल्फा 45 डिग्री दिया हुआ है, तो 45 का मतलब हो गया, tan 45 का मतलब हो गया 1, यानी vy = vx, ये हो जाएगा। अब vy कितना होता है, vy होता है u sin थीटा माइनस gt, और vx होता है u cos थीटा। तो इनको हमें इक्वेट करना है और यहाँ से t का वैल्यू निकालना है। तो अब देखेंगे कि u का वैल्यू दिया गया है 100, तो u रखेंगे 100, और थीटा का वैल्यू दिया गया है 60 डिग्री यहाँ पर, ठीक है, माइनस g का वैल्यू 10 रखेंगे, टाइम हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू फिर से u का वैल्यू रखेंगे 100 cos 60 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक जीरो जो है इन सब में से लेकर के कैंसिल कर सकते हैं। तो यह लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 10 साइन 60 डिग्री होता है √3/2 माइनस t इज इक्वल टू 10 cos 60 डिग्री होता है 1/2, यानी कि जो टाइम होगा वो हो जाएगा 5 √3 माइनस 1, है ना। तो यहाँ से ये आ गया टाइम का वैल्यू। ठीक, अच्छा, इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि 45 डिग्री का एंगल जो है
वो नीचे की तरफ बन रहा हो, है ना। जब पार्टिकल या पोर्टाइल इधर जा रहा होगा तो 45 डिग्री ऐसे ही बन सकता है। तो इस 45 डिग्री को हम लोग निगेटिव में लेते हैं, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर उधर से भी हम लोग कैलकुलेट करें, ऐसा मान लें कि जो tan -45 डिग्री जो है ये भी Vy/Vx के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि tan -45 डिग्री हो जाता है -1 इज इक्वल टू Vy/Vx, यानी कि Vy इज इक्वल टू -Vx होगा। Vy का वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट किया था u sin थीटा माइनस gt इज इक्वल टू -u cos थीटा। तो अभी जो वैल्यूज हमने रखे थे वही सारे वैल्यू फिर से रखेंगे। u का वैल्यू 100, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री -10 इंटू टी इज इक्वल टू -u का वैल्यू रखेंगे 100 और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, है ना। तो फिर से देखेंगे, एक 0 जो है या 10 कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं। तो इधर आएगा 5√3 माइनस टी इज इक्वल टू -5, है ना। तो यहाँ से जो t का वैल्यू आएगा वो आएगा 5√3 प्लस 1। तो कहने का मतलब कि टाइम के दो वैल्यू आ गए, ये है दूसरा टाइम और अभी जो इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था 5√3 माइनस 1, ये था पहला टाइम। एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में पार्टिकल का वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इज गिवन बाय u इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 10j कैप, acceleration due to gravity is 10 meter per second square. We have to find the time of flight, maximum height and हॉरिजॉन्टल रेंज। ये तीन क्वांटिटी हमें फाइंड करना है। तो इनको फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। तो जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला था वो था 2u sin थीटा बाई g, है ना। तो 2u sin थीटा बाई g, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, u sin थीटा को ui डिवाइडेड बाई g को ay का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी हमने लिखा था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं ux i कैप प्लस ui j कैप। और अगर कंपेयर करें तो कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा, ux का वैल्यू मिलेगा 5 और जो ui है इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10। तो अब यहाँ पर ui और ay का वैल्यू रखते हैं तो 2 ui आया है 10 और ay यानी जो एक्सेलरेशन है g उसका मैग्नीट्यूड को ay कहते हैं। तो ay का मैग्नीट्यूड आएगा 10। तो देखेंगे कि ये 10 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2 सेकेंड। उसके बाद हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो होता है u² sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक। इसको एक और तरीके से लिखते हैं हम लोग ui² बाई 2 इंटू ay का मॉड,
ठीक है। तो यू वाई जो है वो आया है अपना 10, तो यहाँ पर रखेंगे 10 स्क्वायर बाई 2 इंटू ए वाई का जो वैल्यू है वो है 10, है ना। ए वाई यही है, ए वाई जी, तो यहाँ पर 10 रखेंगे, तो ये आएगा 100 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो इस तरह से मैक्सिमम हाइट आ गया। फिर हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। और इसको हमने एक और तरीके से लिखा था 2ux इंटू यू वाई बाई ए वाई का मॉड। तो 2ux का जो वैल्यू है वो है 5 और यू वाई है 10, तो यहाँ रखेंगे ux का वैल्यू 5, यू वाई का वैल्यू 10 और ए वाई तो 10 ही है, तो ये भी कुल मिलाकर के 10 मीटर आ गया, है ना। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट देखेंगे, कैलकुलेट किया तो आया ये 2 सेकेंड। फिर मैक्सिमम हाइट निकाला तो ये आया 5 मीटर और हॉरिजॉन्टल रेंज निकाला तो ये आया 10 मीटर। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में हमें ट्रेजेक्टरी इक्वेशन दिया गया है ना। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन of a projectile is given by equation y is equal to root 3x minus gx square by 2। ठीक, अब इसमें से हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें से फाइंड करना है फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक, तो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का फॉर्मूला हमने दो तरीके से लिखा था, है ना। एक तो फॉर्मूला ये आया था कि y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और दूसरा लिखा था हमने एक्स tan थीटा को अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस एक्स बाई रेंज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग इनको कंपेयर करें, ये जो इक्वेशन है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन जो दिया हुआ है इसको कंपेयर करते हैं इससे, तो आप देखेंगे कि जो रूट 3 है वो tan थीटा के इक्वल होगा। तो अगर tan थीटा रूट 3 आ गया यानी थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो गया, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल गया। उसी तरह से इस इक्वेशन को अगर दूसरे वाले इक्वेशन जैसा लिखने की कोशिश करें तो हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू रूट 3x कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 माइनस जी एक्स बाई 2 रूट 3। ठीक है, ये हो गया। अब हम इनको कंपेयर करें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो r का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, देखेंगे कि जो r होगा उसकी वैल्यू आएगी 2 रूट 3 बाई जी, है ना। तो इसको चाहें तो हम लोग ऐसे ही छोड़ सकते हैं, तो जो रेंज है वो इतना आ जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी इक्वेशन दी हुई है ना। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ऑफ ग्राउंड
to ground projectile is given by equation y is equal to ax minus bx square. Find horizontal component of velocity, horizontal range, maximum height and time of flight. तो ये 4 क्वांटिटी हमें इनमें से फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग अगर कंपेयर करें, जो पहले इक्वेशन हम लोग जानते थे, है ना, वो अपना इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g/2 x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि इसमें b और इसमें g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये इक्वल है ना। तो b इज इक्वल टू g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यानी 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू g/b। तो यहाँ से u cos थीटा का वैल्यू आएगा g/2v का रूट, और यही जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जो हमने पीछे डिराइव किया था कि देखा था कि जो वेलोसिटी हो वो हमेशा u cos थीटा के इक्वल रहता है और साथ में कांस्टेंट भी रहता है। तो ये आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक, उसके बाद रेंज निकाल सकते हैं हम लोग। एक और इक्वेशन जानते हैं जिसमें x tan थीटा कॉमन लेते हैं, तो ये आता है x/r के इक्वल। तो एक इक्वेशन ये है जो हम लोग पहले से जानते हैं, और ये इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को अगर इसके फॉर्म में लिखा जाए तो कैसा आएगा, तो उसमें से x को अगर कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 माइनस x बाई a इंटू b। ठीक है, तो यहाँ से इतना आएगा। तो अगर यहाँ से कंपेयर किया जाए इसको और इसको, तो जो r है उसकी वैल्यू आ जाएगी a/b के इक्वल, और ये जो है वो हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग जो है टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करें, तो हमें पता है जो रेंज होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू फाइंड करना है, तो रेंज डिवाइडेड बाई u cos थीटा। तो रेंज का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, यहाँ पर आया है a/b, और u cos थीटा का वैल्यू यहाँ हमने कैलकुलेट किया है, यह है g/2b का रूट। ठीक, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगा, है ना, तो इसको सबको रूट में अगर ले आए
तो आएगा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू 2b डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से एक b कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक b यहाँ से कैंसिल, तो कुल मिलाकर ये आएगा 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b इंटू जी। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, एक चीज़ और निकालना रह गया, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पूछा है। मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है कि y का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये जो y दिया हुआ है ना, इस इक्वेशन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके, चूँकि जो y का इक्वेशन है ये दिया है ax माइनस bx स्क्वायर, सो फॉर मैक्सिमम y dy बाई dx शुड बी 0। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो a आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस b x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू आएगा a बाई 2b। चूँकि x का एक ही वैल्यू आया है तो सर्टेनली मैक्सिमम y के लिए ही आया होगा, है ना। सो y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a बाई 2b। ठीक, यानी y मैक्सिमम अगर निकालना हो तो इस इक्वेशन में x के जगह पर हमें a बाई 2b रखना चाहिए। तो a यहाँ पर जो x है उसके जगह पर ये रखेंगे a बाई 2b माइनस b, x के जगह पर रखेंगे a बाई 2b का होल स्क्वायर। ठीक, तो a स्क्वायर बाई 2b माइनस b a स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से y मैक्सिमम का जो वैल्यू आया ये हो गया a स्क्वायर बाई 4b। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जो 4 क्वांटिटी पूछे गए थे वो सारे क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर लिए।